हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं? तो आज एक नई क्लास के साथ है और आज की क्लास हमारी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी जो हार्ड टॉपिकों से शुरू होगी। ये 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है वो आज हम शुरू कर रहे हैं। 11th क्लास का चैप्टर 1 होगा ये। इसके साथ हम इसमें दोनों काम करेंगे, पहले इसके पॉइंट डिस्कस करेंगे, देन हम इसके एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो इसमें है समय की शुरुआत, यानी फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द टाइम। तो मानव का उद्भव कैसे हुआ, किस प्रोसेस में वो पैदा हुआ है, कहाँ कहाँ से उसने क्या डेवलपमेंट किया है, उसकी हम बात करेंगे। देखिए, 56 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर ऐसे प्राणियों का आगमन हुआ जिन्हें हम क्या कह सकते हैं, जिन्हें हम मानव कह सकते हैं। तो कब हुआ? 56 लाख वर्ष पहले ऐसे प्राणियों का आगमन हुआ जिन्हें को हम क्या कह सकते हैं, मानव कह सकते हैं। आधुनिक मानव जो होमोसेपियंस कह लीजिए, आधुनिक मानव का जो समय है वो आज से 1,60,000 वर्ष पहले माना जाता है। अब ये मानव जो आया है वो कहाँ आया, इसको लेकर दो मुख्य मॉडल माने जाते हैं, जिसे दो थ्योरी मेन है। एक आधुनिक मानव के उद्भव के दो सिद्धांत हैं। एक है अक्षेत्रीय निरंतरता मॉडल सिद्धांत। इसमें क्या है अक्षेत्रीय निरंतरता मॉडल सिद्धांत में? ये है वो, इसमें क्या है कि अनेक क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर मानव की उत्पत्ति हुई है। ये इसमें ये कहता है कि यूरोप में मानव की उत्पत्ति अलग जगह पे हुई, अफ्रीका में अलग जगह से हुई और एशिया में अलग जगह, मतलब यहीं से, मतलब अलग अलग स्थानों पर मानव की उत्पत्ति हुई है। लेकिन दूसरा मॉडल क्या कहता है कि प्रतिस्थापन का सिद्धांत, प्रतिस्थापन का सिद्धांत ये कहता है कि मानव का जो उद्भव हुआ है वो एक ही स्थान पर हुआ है। मानव का उद्भव केवल कहां पर हुआ है? अफ्रीका में, है ना। सबसे जो प्राचीन मानव के जो एविडेंस मिले हैं वो कहां से मिले हैं? अफ्रीका से मिले हैं। और यहीं से वो फिर क्या हुआ, जैसे वो अलग अलग कंट्रीज में निकल के गया, जैसे यहाँ से ये यूरोप गया और यहाँ से ये एशिया आया। तो ये क्या है? ये प्रतिस्थापना मॉडल है। जैसे हम कहते हैं कि आर्य भारत में मध्य एशिया से आए, है ना। तो ये दो मॉडल उसमें दिए जाते हैं। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ भी लेता है कि अक्षेत्रीय निरंतरता का मॉडल क्या होता है, जिसमें अलग ये थियरी है कि अलग अलग क्षेत्रों में ही मानव का उद्भव हुआ है। यूरोप में भी हुआ है, अफ्रीका में भी हुआ है और कहाँ पर? एशिया में भी हुआ है। लेकिन जो प्रतिस्थापन मॉडल कहते हैं कि केवल अफ्रीका में ही मानव का उद्भव हुआ है। सबसे प्राचीनतम जो मानव के जो एविडेंस मिलते हैं वो अफ्रीका से ही मिलते हैं। ठीक है। फिर एक शब्द आता है पुरातत्वविद। आर्कियोलॉजिस्ट कौन होता है? पुरातत्वविद कौन होता है? यह वह वैज्ञानिक है जो मानव इतिहास का अध्ययन खुदाई से मिले अवशेषों के अध्ययन के द्वारा करता है। कि मतलब अब हर कोई तो जो खुदाई से कोई सामग्री मिली है, खुदाई से कोई फॉसिल मिला है, खुदाई से कोई मृद भांड मिला है या कोई और अदर आर्टिफैक्ट्स मिला है, वो उसकी स्टडी कौन कर सकता है? उसकी स्टडी के स्पेसिफिक व्यक्ति ही कर सकता है, जिसको हम पुरातत्वविद कह सकते हैं, है ना। तो आधुनिक जो कहते हैं ना, आधुनिक जो इतिहास जिन्हें पढ़ा है वो भी उन चीजों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, जिनको आर्कियोलॉजी जो पढ़ते हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं कि ये मृद भांड किस समय का है, ये फॉसिल्स कैसे ये यहाँ पर आया, ये सिक्का किस समय का है। मतलब उनका सब कुछ, ये लिपि कौन सी लिपि है, वो सारी कुछ पुरातत्वविद इसको क्या कर पाते हैं? स्टडी कर पाते हैं। उसको पुरातत्वविद बोलते हैं। ठीक है। मानव जो इतिहास है उसकी जानकारी के हमारे पास प्रमुख सोर्स क्या है? मानव की जो इतिहास रहा है, हिस्ट्री रहा है, उसकी जानकारी हमारे पास किस उसमें आई है? सबसे पहले जीवाश्मों से, फॉसिल से हमें जानकारी मिलती है। पत्थर के औजारों से हमें जानकारी मिलती है। ठीक है। आदि मानव द्वारा गुफाओं में बनाए गए चित्रों से हमें जानकारी मिलती है, जैसे भीमबेटका कह लीजिए। हम अगर भारत के बारे में बोले तो भीमबेटका है। ठीक है, भीमबेटका हो गया। और अगर हम बात करें अल्टामीरा हो गया, है ना। ये गुफा चित्र हैं जहां से हमें गुफा चित्र मिले हैं। गुफा चित्रों से हमें उस समय के शिकार की जब मुख्य रूप से जानकारी मिलती है ना, शिकार करने की, है ना, उनके धार्मिक विश्वास की। धार्मिक विश्वास कहाँ से मिलती है? हमें गुफा चित्रों से मिलती है। उसके उनके जीन्स, जीन्स क्या होता है? जीन्स क्या होता है? जीन्स होता है वंश परंपरा, जैसे दादा, दादा के बाद पिता, जैसे ऐसे, मतलब है ना। इसलिए इसको हिंदी में वंश कहते हैं। जीन्स को क्या कहते हैं? वंश शब्द का प्रयोग किया गया है। जीन्स क्या होते हैं? कई बार आपसे पूछ लेगा जीन्स क्या मतलब है। जीन्स का मतलब होता है वंश। तो जीवाश्म को हम देखें तो जीवाश्म, फॉसिल्स, पुराने पौधे, जानवर और मानव के उन अवशेषों को कहते हैं। जीवाश्म क्या होता है? पुराने पौधे, जानवर, मानव के उन अवशेषों या छापों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो एक पत्थर के रूप में बदलकर अक्सर किसी चट्टान में समा जाते हैं और
फिर लाखों सालों तक उसी रूप में पड़े रहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि जहां पर अभी हिमालय है वहां पर कौन सा सागर होता था, टेथिस सागर होता था। इसका पता हमें कैसे लगा? जो मान हिमालय की जो चोटियां है ना, वहां से जो फॉसिल मिले हैं, उनमें वो जीव जंतु वो हैं जो आज भी हिमालय में इसमें समुद्र में पाए जाते हैं। तो वो यहाँ पर समुद्र की होने की बात कहता है। ये कहाँ से पता चलता है? उस फॉसिल से हमें पता चलता है। उसके बाद ये जीवाश्म फोसिल्स क्या होता है, जीवाश्म क्या होता है, आपको पता लग गया। उसके बाद प्रजाति क्या होती है? प्रजाति होती है स्पीसीज, है ना, जीवों का एक ऐसा समूह, जीवों का एक ऐसा समूह जिसके नर और मादा मिलकर क्या कर सकते हैं? बच्चे पैदा कर सकते हैं। प्रजाति उसको कहते हैं कि ये फला प्रजाति है, इस प्रजाति का ये प्रजाति लुप्त हो रही है। तो वो क्यों लुप्त हो रही है? क्योंकि उसकी प्रजाति धीरे धीरे वो आपस में ये प्रजनन की प्रक्रिया उनके बीच में बंद हो जाती है। तो बच्चे पैदा कर सकते हैं, उनके बच्चे भी आगे प्रजनन करते हैं, यानी संतान उत्पन्न करते हैं। उसको क्या कहते हैं? हम स्पीसीज कहते हैं, यानी प्रजाति कहते हैं। ऑन द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो किताब है वो किसने लिखी? चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखित ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किताब 1859 में इन्होंने लिखी थी। तो इसमें क्या है? 24 नवंबर 1859 को प्रकाशित, जिस यह दलील दी गई है मानव का विकास जानवरों से हुआ है। मानव का विकास जानवरों से नहीं हुआ, ये कहता है कि ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में भी ये क्या कहता है कि चाहे वो कोई जानवर हो, पेड़ पौधा हो, जीव जंतु हो, कुछ भी हो, सबका एक ही पॉइंट से विकास हुआ है। यहां से ही विकास होके अलग अलग पॉइंट पे सबका वो गया है ना। सब जानवर हो, पेड़ पौधे हो, सभी का विकास इस उससे हुआ है। तो ये क्या है? इसमें कहता है कि अलग अलग एनवायरमेंट के टच में आने से, अलग अलग ज्योग्राफी के टच में आने से, मतलब ये अलग अलग तरह के लोग, तरह तरह के जीव जंतु, पेड़ पौधे यहाँ पर विकसित हुए हैं। ये चार्ल्स डार्विन ने उन थ्योरीज को तोड़ दिया कि जैसे आजकल भी ज्यादातर थ्योरी ये मानी जाती है कि इस्लाम में अलग तरह की थ्योरी है, हिंदू में अलग तरह की थ्योरी है, यहूदी में अलग तरह की थ्योरी है। सबकी अलग अलग थ्योरी है कि मानव ऐसा बना है। जैसे वेदों में दिया गया है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हुआ था, इसे वैश्य पैदा हुआ। तो इस तरह की थ्योरी है। चार्ल्स डार्विन ने इस थ्योरी को तोड़ दिया था 1859 में, लेकिन अभी तक भी लोग मानने नहीं है क्योंकि लोग तो शिक्षित नहीं है। तो ये चार्ल्स डार्विन की किताबों को याद रखनी है, पूछ सकता है। ठीक है। जानवरों से कर्मिक रूप से विकसित होकर अपने वर्तमान रूप में मानव आया है। देखिए कोई भी, चाहे आप मोबाइल फोन को ले लीजिए, कंप्यूटर को ले लीजिए, कोई भी जो आज की शेप है वो पहले की नहीं है। हम अगर बचपन में या हमारे जो पिक्चर देखते हैं, हमारे जो कंडीशंस देखते हैं, हमारी बॉडी अपीयरेंस देखते हैं, वो अलग होती है। वो धीरे धीरे वो चेंज होती रहती है। वो ये कह लीजिए कि हमारे से जो पहले के जो लोग थे, आज की मतलब 40 साल की अवस्था में, जैसे अगर मैं मानूं मैं 38 साल की अवस्था में, पहले के जो लोग थे वो उनकी अपीयरेंस थोड़ी अलग थी, हमारी आज अलग है। क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम, सुविधाओं के अनुसार, एनवायरमेंट के अनुसार वो चेंज हो जाती है। ठीक है। तो समझने की बात है, नहीं ये याद नहीं रहेगा। फिर प्राइमेट क्या होते हैं? प्राइमेट क्या होते हैं? स्तनपायी प्राणियों का एक एक से अधिक बड़ा समूह है, जिसमें क्या क्या है? प्राइमेट में कौन कौन शामिल है? जिसमें वानर शामिल हैं, लंगूर शामिल हैं, मानव शामिल है। ये पिक्चर मैंने आपको इसीलिए दी है कि आप इनसे, ताकि आप समझ पाओ चीजों को, है ना। ठीक है। फिर होमो, होमो लातिन भाषा का शब्द है। तो ये क्वेश्चन आएगा कि होमो किस भाषा का शब्द है? ये लातिन भाषा का शब्द है। तो जिसका अर्थ होता है आदमी, है ना। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों शामिल है। इसमें केवल आदमी का मतलब जेंट्स नहीं है, इसमें स्त्री और पुरुष दोनों शामिल हैं। तो ये मानव का विकास कुछ इस तरह से हुआ है। ऑस्ट्रोलोपैथिक्स, है ना, इसका जो ब्रेन साइज ये होता था। और इसका उसके बाद होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस ये है जिसने क्या किया था? होमो हैबिलिस ने औजार बनाना शुरू किया था, शुरू किया। और साथ ही साथ इसने क्या शुरू किया था? इसने समूह में रहना शुरू किया, ग्रुप में रहना शुरू किया। ये इसको सामाजिक मानव कहते हैं। फिर है होमो इरेक्टस, ये सीधा खड़ा होकर चलने वाला पहला मानव है। ये दो मानव पहले जो दो हैं, ये केवल अफ्रीका तक मिले हैं, केवल अफ्रीका तक सीमित थे ना। केवल अफ्रीका तक ये सीमित थे। ठीक है। उसके बाद ये होमो इरेक्टस ये अफ्रीका से बाहर निकला है, इसका, है ना, अफ्रीका से बाहर निकलने वाला पहला मानव है ये।
ठीक है। उसके बाद निएंडरथल और होमो सेपियंस, ठीक है, ये मानव का रेस रहा है। होमो होमो वैज्ञानिकों ने इसे कई प्रजातियों में बांटा है। होमो हैबिलिस औजारों का निर्माता है। होमो इरेक्टस सीधे खड़े होकर पैरों पर चलने वाला पहला मानव है, इसने आग की खोज की थी। ठीक है। होमो सेपियंस चिंतनशील मानव है, आधुनिक मानव है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलोपैथिक्स को क्या कहते हैं? मानव का आदि पूर्वज कहते हैं। क्या कहते हैं? मानव का आदि पूर्वज कहते हैं ऑस्ट्रेलोपैथिक्स को। ठीक है, यह लातिन भाषा के शब्द ऑस्ट्रल या जिसका अर्थ होता है दक्षिणी और यूनानी भाषा के पीथिक्स का अर्थ होता है वानर से मिलकर बना है। और ऑस्ट्रेलोपैथिक्स दो शब्दों से मिलकर बना है, लातीनी भाषा के ऑस्ट्रल और जिसका अर्थ होता है दक्षिणी, और यूनानी भाषा के पीथिक से बनकर मिलकर बना। इसलिए इसका नाम इसलिए ना यह नाम इसलिए इसको दिया गया क्योंकि मानव के आद्य रूप में उसकी ऐप यानी वानर अवस्था के भी इसमें मानव के और वानर दोनों के लक्षण इसमें कुछ दिखाई देते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलोपैथिक्स की विशेषताएं क्या है वो कुछ इस तरह से था। ऑस्ट्रेलोपैथिक्स की विशेषताएं हैं, ऑस्ट्रेलोपैथिक्स का मस्तिष्क होमो की अपेक्षा थोड़ा बड़ा होता था, मतलब वो होमो से थोड़ा आउटडेटेड था। इसके जबड़े भारी होते थे, देखो आप इसके देखोगे कंडीशन। इसके दांत भी बड़े होते थे। हाथों की दक्षता कम होती थी, इतनी कैपेसिटी हाथों की कम होती थी बजाय होमो के। सीधे हो खड़े होकर चलने की अधिक क्षमता इसमें नहीं थी। वह अधिकतर समय अपना कहाँ पर गुजारता था? पेड़ों पर गुजारता था। ठीक है, ध्यान में रखना। होमो, अब होमो की हम बात करें, होमो हैबिलिस के जीवाश्म इथोपिया की होमो और तंजानिया की ओल्डोई गराज से मिले हैं ना, ओल्डोई गराज से मिले हैं, है ना, ओल्डोई गराज से इसके वो मिलते हैं। देखिए, जब भी कोई भी प्राचीन मानव है उसके जो अवशेष मिले हैं कहाँ से? आपको घाटियों से मिलेंगे ना। ठीक है, मानव सबसे जो प्राचीन मानव है वो कहाँ पर रहता है? घाटियों में ही रहता है। होमो इरेक्टस के जीवाश्म अफ्रीका और एशिया दोनों महाद्वीपों में मिले हैं। अगर भारत में बात करें तो भारत में इसके कहाँ से मिले हैं? भारत में हथनोरा से मिले हैं, मध्य प्रदेश में है ये ना। ठीक है, और इसमें ये भारत की अफ्रीका और एशिया दोनों जगह भी पाए गए हैं। यथा कुबीफोरा, पश्चिमी तुर्काना, केनिया, मोड़ जकार्ता, संगीरन, है ना, संगीरन और जावा में इसके कौन सा मानव पाया गया है? होमो इरेक्टस। अफ्रीका से बाहर निकलने वाला पहला मानव मैंने आपको बताया था, वो कौन सा है? अफ्रीका से बाहर निकलने वाला मानव होमो इरेक्टस है। अफ्रीका से बाहर निकलने वाला पहला मानव है होमो इरेक्टस। जर्मनी के शहर हाइडलबर्ग में पाए गए जीवाश्मों को होमो हाइडलबर्गिस कहते हैं। कौन सा मानव के जीवाश्म पाए गए हैं? जर्मनी के होमो हाइडलबर्गिस उनको कहा जाता है। जबकि निएंडरथल घाटी में पाया गए मानव के जीवाश्मों को होमो निएंडरथलीज कहा गया है। होमो निएंडरथलीज, इसने क्या किया था? होमो निएंडरथलीज ने क्या शुरू किया था? समाधान की शुरुआत की। और खास बात क्या है? ये धार्मिक मानव था। क्या था? ये धार्मिक मानव था। ठीक है, पुनर्जन्म में विश्वास करता था। यूरोप में सबसे पहले पुराने जीवाश्म होमो हाइडलबर्गिस और होमो निएंडरथलीज यानी जर्मनी से मिले ना। आदिकालीन मानव भोजन कैसे प्राप्त करता था? आदिकालीन मानव भोजन प्राप्त करने के तरीके उसके पास क्या क्या थे? अलग अलग भोजन, अलग अलग तरीकों से भोजन संग्रह करता था। वो सबसे पहले संग्रह, है ना, गैदरिंग करता था वो ना, लंबे समय तक वो गैदरिंग करता रहा। शिकार, अपमार्जन यानी स्क्वेंजिंग, कोई छोड़ जाता था उसको खा लेता था वो। और मछली पकड़कर फिशिंग करता था। तो सबसे पहले अधिकतर समय उसने गैदरिंग और अपमार्जन यानी दूसरों का छोड़ा हुआ उसने खाया है। बाद में उसने शिकार करना शुरू किया। ठीक है, शिकार करना उसने बाद में शुरू किया है। ठीक है, उसके बाद उसने खेती करना शुरू किया।
ठीक है, अगर इसको पूछेगी तो इसमें अगर इसको ऐसे कह सकते हैं संग्रहण, है ना, अपमार्जन, ये तो दोनों एक साथ ही हुए हैं। उसके बाद इसमें शिकार, फिशिंग, फिशिंग भी शिकार में ही आ जाता है उसका, मछलियों को पकड़ रहा है वो, फिशिंग में क्या कर रहा है ना, शिकार। और उसके बाद पशुपालन, और उसके बाद उसने कृषि। ये उसकी, ये नवपाषाण काल में है ना, ये मध्यपाषाण काल में। ठीक है, संग्रहण की प्रक्रिया में पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थों जैसे बीज, गुठलियां, बेर, फल, कंदमूल इकट्ठा करना वो शामिल था इसमें ना। इनका मस्तिष्क, जो होमो की बात हम कर रहे हैं, इनका मस्तिष्क ऑस्ट्रेलोपैथिक्स की अपेक्षा छोटा होता था। इनके जबड़े हल्के होते थे, इनके दांत आकार छोटे होते थे, ये हाथों का अच्छा उपयोग कर सकते थे, औजार उन्होंने बनाना शुरू कर दिया ना। इनमें एक सीधे खड़े होकर चलने की अधिक अक्षमता थी। ठीक है, ये होमो की बात है। उसके बाद आता है होमिनाइड। होमिनाइड की हम बात करें, होमिनाइड की बात करें, यह बंदरों से अधिक तरह से, कई तरह से भिन्न होते थे, है ना। इनका शरीर बंदरों से बड़ा होता था और इनकी पूंछ नहीं होती थी। ये होमोनाइड है। क्या है ये? होमोनाइड। आपको पहचान, आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होमो, ऑस्ट्रेलोपैथिक्स, होमोनाइड, होमोनिड। ये आपको टर्मिनोलॉजी में वो फंस जाएंगे आप, तो आप इनको पहचान के रखिए। ठीक है, तो होमोनाइड बंदरों से बड़े थे, शरीर उनका बड़ा होता था, पूंछ नहीं होती थी। ठीक है, ये भिन्न होते थे। उसके बाद होमोनाइडों की जो, होमोनाइड की विशेषता क्या है? होमोनाइड बंदरों से कई तरह से भिन्न होते थे। उनका शरीर बंदरों से बड़ा होता था, उनकी पूंछ नहीं होती थी। होमोनिडों की विकास और निर्भरता की अवधि भी अधिक लंबी होती थी, है ना। ठीक है, बंदरों से। उसके बाद है होमोनीड। होमो से होमोनीड। होमोनीड होमोनाइड नामक परिवार के सदस्य होते थे। इस परिवार के सभी रूपों में मानव प्राणी भी शामिल हैं ना। होमोनिडो में आगे चलकर मानव का विकास भी थे। होमोनिड की विशेषता क्या है? इनके मस्तिष्क का आकार बड़ा होता था, ये देखो ये खड़ा। इनके पैरों के बल खड़े होने की थोड़ी अक्षमता ज्यादा होती थी। ये दो पैरों पर चल सकते थे, है ना। होमोनाइड नहीं चल सकते थे, होमोनिड चल सकते थे। ठीक है, इसके हाथों में विशेष प्रकार की अक्षमता थी जिसे वो औजार का रूप में प्रयोग कर सकते थे। पत्थर मार सकते थे उठा के, ना बना नहीं सकते थे लेकिन पत्थर मार सकते थे उठा के, जैसे इनका हाथ दिख रहा है। ठीक है, होमोनिडों के अफ्रीका में उद्भव के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, ये दो प्रमाण मिले हैं अफ्रीका से। अफ्रीका, अफ्रीकी वानरों का समूह होमोनिडो से काफी गहराई से जुड़ा हुआ है ना। जो ऐप, मानव को कहते हैं ऐप, सबसे प्राचीन ऐप, सबसे प्राचीन होमोनिड जीवाश्म जो ऑस्ट्रेलोपैथिक्स वंश किसके हैं? ऑस्ट्रेलोपैथिक्स वंश के हैं, जिन्स से हैं, जो पूर्वी अफ्रीका में पाए गए हैं। जो अफ्रीका के बाहर पाए गए जीवाश्मों में इतने पुराने नहीं है। सर्वाधिक जो प्राचीन जो जीवाश्म हैं होमोनिड के, वो कहाँ से पाए गए हैं? वो ऑस्ट्रेलोपैथिक्स वंश के हैं, वो अफ्रीका से पाए गए हैं। ठीक है, होमोनिडो और होमोनाइडो में अंतर हमने अब समझ भी लिया है, दोबारा समझते हैं। होमोनिड, है ना, ये आपको है। इनकी उत्पत्ति का जो काल है वो 56 लाख वर्ष पूर्व माना जा सकता है। इनके विशेष किस्म के हाथ के सारे हथियार बना सकते थे और इनके इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ऐसा कह रहे हैं ये। लेकिन ये हथियार जो ऑस्ट्रेलोपैथिक्स है उसने प्रयोग किया है वो बना नहीं रहा था तब तक, वो पत्थर का ही प्रयोग करता है मेनली। जो औजार बनाने का काम शुरू किया वो होमो हैबिलिस ही करता है। ठीक है, इससे 56 लाख वर्ष पूर्व इसका समय माना जाता है। ठीक है, ये बात हम होमोनाइड की हम बात कर चुके हैं। ये चारों पैरों से चलता था। ठीक है, इसके शरीर पर का अगला हिस्सा, अगले दोनों पैरों, पैर लचकदार होते थे। ठीक है, इनके हाथों की बनावट भिन्न थी और औजारों का प्रयोग करना नहीं सीखे थे। होमोनाइड की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसकी उत्पत्ति होमोनिडों की उत्पत्ति से पहले मानी जाती है। ठीक है, तो इसमें आदिकाल में मानव भोजन किस प्रकार ग्रहण करता था? आदिकाल में मानव भोजन ग्रहण के तरीके मैंने आपको बताए थे। संग्रहण करता था, शिकार करता था, क्योंकि 11वीं क्लास की किताब है तो उसमें बच्चों के लिए बार बार रिपीट किया जाता है। मछली पकड़ता था, मार्जन करता था। मार्जन, इसका अर्थ होता है त्यागी हुई वस्तुओं की सफाई करना और उनका भक्षण कर लेना। संचार और भाषा कला का विस्तार कैसे हुआ? भाषा के विकास का कई प्रकार
भाषा के विकास को लेकर कई मत प्रचलित हैं। होमोनिड भाषा में अंग विक्षेप, हाव भाव या हाथों का संचालन, हाथों का संचालन, हिलाना मतलब शामिल है। हाव भाव से वो अपनी बातें करते थे, आवाज से। उच्चारित भाषा से पहले गाने गुनगुनाने जैसे मौखिक या अशाब्दिक संचार का प्रयोग होता था। मनुष्य की वाणी का प्रारंभ संभवतः अ, आह्वान या बुलावों को क्रिया से हुआ, मतलब आवाज देते हैं जैसे बुलाना, जैसे वानर वानरों को बुलावा देते हैं, देखे होंगे आपने, ऊ करके ऐसे बुलाते हैं अगर कोई खतरा उनको लगता है तो। प्रारंभिक अवस्था में मानव बोलने में बहुत कम ध्वनियों का प्रयोग करता था। धीरे धीरे से ध्वनियां ही आगे चलकर भाषा के रूप में विकसित हुई हैं। ठीक है। बोली जाने वाली भाषा की उत्पत्ति, ऐसा माना जाता है कि होमो हैबिलिस के मस्तिष्क में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिनके कारण बोलना संभव हुआ। तो आप ध्यान रख सकते हैं कि मानव का जो पहला कौन सा स्वरूप है जो बोलने में सफल हुआ, वो होमो हैबिलिस है। भाषा का विकास सबसे पहले 20 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है। सौर तंत्र का विकास लगभग 2 लाख वर्ष पूर्व का माना जाता है। इसका संबंध खास तौर से आधुनिक मानव से है, यानी होमो सेपियन से है। शिकार संग्राहक समाज, यह समाज शिकार करने के साथ साथ आर्थिक क्रियाकलापों में लगे रहते हैं। इन जैसे कि जंगलों में पाई जाने वाली छोटी छोटी चीजों का विनिमय और व्यापार करना। शिकारी समाज कौन से होते हैं, साथ में वो दिया है कुछ। ठीक है। हज्जा समूह, जन समूह, यह शिकारी संग्राहकों का एक छोटा सा समूह है जो लेक, यासी, खारे पानी की विदर्भ घाटी में पाई गई झील के आसपास रहते हैं। ये चीजें हम अगले उसमें 7वीं क्लास में भी हमने की हैं। ठीक है। हाजा समूह लोग जमीन और 9वीं क्लास में की है हमने, 7वीं में 9वीं में, उनके संसाधनों पर अपना अधिकार नहीं जताते थे। उनके पास शिकार के असीमित मात्रा में पशुपालन होने के बावजूद ये लोग अपने भोजन के लिए मुख्य रूप से जंगली साग सब्जियां ही खाते थे। जो हाजा समूह बताया गया है वो क्या करता था, हाजा समूह है जो वो शाकाहारी ज्यादा था। संभवतः उनके 80% भोजन वनस्पति जन्य होता था। ठीक है। अल्टामीरा की गुफा मैंने आपको जिक्र किया था। अल्टामीरा की गुफा विशेषता, अल्टामीरा स्पेन में स्थित है, ये ध्यान रखना। स्पेन में यहाँ से गुफा चित्र मिले हैं ना, है ना, यहाँ से झोपड़ी भी मिली है एक। यह गुफा इसके छत पर बने चित्रकारियों के लिए प्रसिद्ध है, ये ध्यान में रखना, जैसे भीमबेटका है। ठीक है। इसकी चित्रकारियों में रंग की बजाय इसके कई प्रकार के लेई पेस्ट का इस्तेमाल हुआ है। तो रंग की जगह पेस्ट का इस्तेमाल हुआ है। जैसे भीमबेटका में किस रंग का प्रयोग हुआ है, भीमबेटका में नीले रंग का प्रयोग हुआ है। ठीक है। यह चित्रकारी बहुत पुरानी है परंतु देखने में ये आधुनिक लगती है, जिस पर पुरातत्वविद भी विश्वास नहीं कर पाते हैं। हिमयुग का प्रारंभ, मानव का जो उद्भव हुआ है वो हिमयुग में हुआ है ना। सही, भारत में मानव का उद्भव, ये कह सकते हैं भारत में मानव का उद्भव। आइस एज में हुआ। इस एज में, आइस एज में हुआ है ना। हिमयुग का आरंभ लगभग 25 लाख वर्ष पहले ध्रुवीय हिमाच्छादन छादन से हुआ। इसमें पृथ्वी के बड़े बड़े भाग बर्फ से ढक गए और जलवायु और वनस्पति की स्थिति बड़े बड़े परिवर्तन आए। मतलब हिमयुग शुरू हो गया, पूरी पृथ्वी किससे हो गई, बड़े भाग बर्फ से ढके। तापमान और वर्षा में कमी आने के कारण जंगल कम हो गए और घास के मैदान का क्षेत्रफल बढ़ गया। हिमयुग का अंत कब होता है, उस पूरा प्रसारण काल में। लगभग 13,000 वर्ष पहले अंतिम हिमयुग का अंत हो गया, जिससे मनुष्यों के जीवन में अनेक परिवर्तन आए, जिससे खेती करना, पशुपालन इत्यादि शुरू हो गया। शिकार शायद बाद में शुरू हुआ, लगभग 5 लाख साल पहले बड़े स्तनपायी जानवरों का शिकार शुरू हुआ। 5 लाख साल पहले शिकार कब शुरू होता है, 5 लाख वर्ष पहले शिकार शुरू होता है ना। कहाँ से शिकार के प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं, शिकार के प्राचीनतम साक्ष्य हमें दक्षिण इंग्लैंड के बोक्स ग्राउ से 5 लाख साल पहले के ये हमें मिले हैं। जर्मनी के सोनी सोनजिन सोनिंग सोनीजन से कितने दिन पहले के हैं, 4 लाख साल पहले के हैं, है ना। क्या खाद्य पदार्थ इकट्ठे करने में मरे हुए
जानवरों से मांस निकालने, शिकार करने, मछली पकड़ने से स्त्री पुरुषों की भूमिका भिन्न होती थी। ये भी हमें देखना है, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर है वो यहीं से शुरू होता है कि जो शिकार का काम है वो पुरुष करते थे और जो गैदरिंग का काम है वो महिलाएं करती थी, है ना। प्रारंभिक मानव पेड़ से गुफाओं और खुले स्थानों में आवास करते थे, पेड़ों से गुफाओं और खुले मैदानों में आवास करते थे। केनिया के किलाम्बे और ओलो जरसाइली ओलोजरसाइली के खनन स्थलों पर हजारों की संख्या में शल्क उपकरण और हस्तकुटार मिले हैं। ये औजार 7 लाख से 5 लाख साल पुराने हैं। ये इतने सारे औजार एक ही स्थान से कैसे इकट्ठे हुए, इसके ऊपर अभी शोध बाकी है। दक्षिण फ्रांस में स्थित लेटरेट गुफा की दीवार, जो कि 12 × 4 मीटर आकार के एक निवास स्थान से हटाकर बनाई गई है। एक और प्रस्थल दक्षिणी फ्रांस के समुद्र तट पर स्थित टेरा अमाटा, टेरा सॉरी वह झोपड़ी वहां से नहीं मिली है, अल्टामिरा से नहीं मिली है, टेरा माटा से मिली है। सॉरी, ये बात, झोपड़ी टेरा माटा से मिली है घास फूस और लकड़ी की छत वाली एक कच्ची कमजोर झोपड़ियां समसामयिक मौसमी प्रवास के लिए बनाई जाती थी। ठीक है। और भारत में जो प्राचीनतम झोपड़ी कहाँ से मिलती है, भारत में प्राचीनतम झोपड़ी कहाँ से मिली है, पैंसरा बिहार से मिली है ना, ये ध्यान में रखना। ठीक है। तो अगला हम इसकी क्वेश्चन देखिए, फटाफट से देखते हैं क्योंकि क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे, एक ही क्वेश्चन यहीं से मिलेगा सारा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि होमोनिड्स का उद्भव हुआ, कहां पर हुआ, होमोनिड का उद्भव कहां हुआ है। अभी हमने पढ़ा था कि होमोनिड्स का जो उद्भव आज तक हमें जो ज्ञात है वो कहां से हुआ है, अफ्रीका से हुआ है। उसके बाद वो अफ्रीका से आगे फैला है। ठीक है, ऐसा इसमें थियरी में कहा गया है। कौन औजार बना सकता था, इनमें से कौन औजार बना सकते थे, होमोनिड औजार बना सकते थे, ऐसा ये मान रहा है कि होमोनिड में। ठीक है, होमोनिड होमो की श्रेणी औजार बनाती है। ठीक है। होमो क्या है, लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, बताया था। होमो का लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है आदमी। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों शामिल है ना। आधुनिक मानव के साक्ष्य अफ्रीका के किस स्थान से मिले हैं, आधुनिक मानव के साक्ष्य अफ्रीका के किस स्थान से मिले हैं, वो इथोपिया से मिले हैं। कहां से मिले हैं, इथोपिया से मिले हैं। प्रारंभिक औजार कहाँ से प्राप्त हुए, प्रारंभिक औजार हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, ओल्ड वाई ग्रास से प्राप्त होते हैं, ओल्ड वाई ग्रास से, ओल्ड वाई ग्रास से। आज का मानव किस प्रजाति का है, देखिए आज का मानव किस प्रजाति, कई प्रजातियां हैं। होमो ऑस्ट्रोपैथिक्स, होमो हैबिलिस, है ना, होमो इरेक्टस, है ना, होमो सेपियंस। तो किसका है मानव का, आज मानव का जो मानव है आज होमो सेपियंस है, ये आधुनिक मानव बोलते हैं इसको। कौन सा मानव है, आधुनिक मानव, है ना। भारत में इसमें, भारत में कब पैदा होता है आधुनिक मानव होमो सेपियंस, कुछ पूरा पाषाण काल में। ठीक है, ये है। ठीक है, होमो सेपियंस, मॉडर्न मैन कहते हैं, मॉडर्न मैन। मानव ने आग पर पकाकर मिट्टी के बर्तन बनाना कब शुरू किया, मतलब पके हुए मृत भांड कब के हैं, नवपाषाण काल के हैं ना। और विश्व के प्राचीनतम मृत भांड कहाँ से मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं, मेरे चौपानी मांडू से। कहाँ से मिले, चौपानी मांडू से मिले हैं। और चाक पे बने प्राचीनतम मृत भांड कहाँ से मिले हैं, चौक पर बने प्राचीनतम मृत भांड कहाँ से मिले हैं, वो मिले हैं मेरगढ़ से। ठीक है। नियंत्रथल मानव के जीवाश्म जॉन कार्ल फुलराट ने कहाँ से प्राप्त किए, नियंत्रथल मानव के जो
वो कहाँ से मिले हैं? जर्मनी से मिले हैं ना, जर्मनी से। निएंडरथल आपको बताया कि समाधान प्रक्रिया शुरू की थी इसने। किस युग में मानव ने खेती करना प्रारंभ किया? नवपाषाण काल में किया ना। भारत में मानव खेती के प्राचीनतम साक्ष्य है। कहाँ से मिलते हैं? गीगर काउंटर किसकी आयु का माप करता है? मापक है जिसकी खोज गीगर ने की थी, जर्मनी के थे ये। तो ये कार्बन 14 की उसको मापता है ना, उसमें कितना आवेश कम हुआ है, तो मात्रा कितनी मात्रा में कमी आई है उसको मापता है। ये C14 की जो खोज है वो लीवी ने की थी, लीवी ने ना 1949 में लीवी ने इसकी खोज की थी। ऑस्ट्रोलोपैथिक्स की खोज कब हुई? ऑस्ट्रोलोपैथिक्स की खोज हमें ऑस्ट्रोलोपैथिक्स की जो खोज होती है वो कब होती है? तो ये 17 जुलाई 1959 को होती है। कहाँ से होती है? ओल्डोवे गराज से। तंजानिया से। कीनिया, मतलब कीनिया में ही है, केनिया में। ठीक है। सीधे खड़े होकर चलने वाले मानव को किस नाम से जाना? होमो इरेक्टस है ना। इसको नर्मदा मानव भी कहते हैं भारतीय उसमें, है ना। इसने होम हैंड एक्स बनाने शुरू किए थे। शिल्प कृतियों में क्या शामिल आता है? शिल्प कृतियों में क्या शामिल है? शिल्प कृतियों में औजार बनाना, चित्रकारी करना, सब कुछ शिल्प में आता है। मूर्तियां से इन सभी कुछ आता है ना। होमो हैबिलिस के जीवाश्म कहाँ से मिले? होमो हैबिलिस के जीवाश्म हमें कहाँ से मिलते हैं? होमो ओमो और ओल्ड डू वर्ड से मिले हैं। होमो और होमो और ओल्ड वर्ड से मिले हैं। ओल्ड वर्ड से, ओल्ड डू वर्ड ये अफ्रीका ही है। अ, निम्न में से कौन सी क्रिया सबसे अच्छा साक्ष्य और प्रमाण पुरातात्विक अभिलेखों में मिलते हैं? किस प्रक्रिया के सबसे अच्छे प्रमाण हमें मिलते हैं? गैदरिंग के, संग्रहण करने के, है ना। मानव ने शिकार कब शुरू किया? इंग्लैंड से 50 लाख वर्ष पूर्व होके साक्ष्य इंग्लैंड से हमें मिलते हैं इसके। जैव उद्विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जैव विकास का जो सिद्धांत है वो किसने किया है? वो लेमार्क ने किया है। लेमार्क ने, जेबी लेमार्क ने सर्वप्रथम 1809 में जैव विकास के अपने विचारों को अपनी पुस्तक फिलोसफिक जूलो जूलॉजिक में प्रकाशित किया। लेमार्कवाद, इसको क्या नाम जाना जाता है? लेमार्कवाद या उपार्जित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। भारत की शिवालिक पहाड़ियों में 1934 में एडवर्ड महोदय ने क्या खोजा था? वहां से रामापैथिक्स और शिवापैथिक्स, इनको ये है ना, वानर है ये, है ना, शिवापैथिक्स। ठीक है, वानर टाइप है ये। पिथेकेंथ्रोपस इरेक्टस नामक यूजीन डुबोय ने कहा से किसे दिया है ये नाम, है ना। पिथोकेंथ्रोपस इरेक्टस नाम यूजीन डुबोय ने किसे दिया है? ये जावा मानव को कहा जाता है ना। पिथेकेंथ्रोपस नाम किसको दिया गया है? जावा मानव को। बीन में पीकिंग मानव की खोज किसने की थी? बीन में पीकिंग मानव की खोज किसने की थी? इस पीकिंग मानव को और क्या नाम दिया जाता है? इसको सिनाट्रोपस भी कहते हैं। इसकी खोज जे जी एंडरसन, डेविसन ब्लैक, डब्ल्यू सी पेई, इन सब ने मिलकर की है। तो ये था आज का। तो इसमें देखिए, इनको एक बार आपको मोटा मोटा पढ़ना है, क्योंकि यहीं से आप क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि जो किसी को याद, 11वीं क्लास की जो एनसीईआरटी है इसकी यही शानदार चीज है, सबसे ज्यादा आती है, याद किसी को रहते नहीं। और केवीएस का एग्जाम देके मेरा एक्सपीरियंस ये अब कहता है कि एनसीईआरटी
काफ़ी आएगी। एनसीईआरटी और नेट के क्वेश्चन को ही अगर आप पढ़ लेंगे तो देन सिलेक्शन आपका 100% है। तो इसको पढ़ते रहिए और ये फटाफट से ये 5 से 7 दिन में ही आपको एनसीईआरटी 11th 5 दिन में ही मैं इसको कोशिश करूँगा कंप्लीट करेंगे। तो चलिए लगे रहिए। थैंक यू।